ये जो एमपी टेट साइंस वर्ग 2 है, ठीक, एमपी टेट साइंस वर्ग 2 है। एक ही वीडियो में आपको पूरा टॉपिक क्लियर मिलेगा। हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा? हमारा आज का टॉपिक है भोजन स्वास्थ्य व फूड। क्या? भोजन स्वास्थ्य, फूड एंड हेल्दी। ये कक्षा 8 और साइंस का एनसीईआरटी से है, ठीक। हमने इसको बहुत मेन दोनों बुक से हमने मिक्स पॉइंट ढूंढ के मेन पॉइंट लाए हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसे परेशानी हो जाती है कहाँ से बुक अरेंज करें, कहाँ से पढ़ें। तो ये उन लोगों के लिए है जो कि बेसिकली तरीके से आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें कक्षा 6 का बेसिक और कक्षा 8 का हेल्थ से जुड़े पॉइंट जोड़कर, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्या? एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कक्षा 6 का बेसिक, कक्षा 8 से हेल्थ से जुड़े पॉइंट जो कि बार बार आते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी से आप लोग अपने से भी पढ़ सकते हैं। अगर जिन्हें अरेंज नहीं कर पा रहे हैं तो उन लोगों के लिए है कि आप लोग आसानी से पढ़ सको। और मेन पॉइंट लेके आए हैं, और ये बिल्कुल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये वीडियो बनाई गई है ताकि आसान भाषा में आप लोग समझ सको। और जो पॉइंट हमारे एग्ज़ाम में आने वाले, हम वही पॉइंट लेके आए हैं, ठीक। तो ये कक्षा 6 का बेसिक, कक्षा 8 से हेल्थ से जुड़े पॉइंट जो कि जोड़ कर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो चलिए हम आज कौन कौन सा पॉइंट पढ़ने वाले हैं थ्योरी के साथ। भोजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इनसे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, आते हैं, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा आप लोग। आज हम यही टॉपिक पढ़ेंगे और मेन टॉपिक जो कि हमारे इसमें बन रहे हैं, ठीक। चलिए पहले हम यही देख लेते हैं पोषण क्या है, ठीक। तो आप लोग समझिएगा, हम इसको इजी भाषा में समझाएंगे। जीव शरीर को जीवित दशा में रखने के लिए इसकी कोशिकाओं को निरंतर यानी उपचार, मेटाबॉलिज्म होता रहता है। जीवित रहने के लिए शरीर के अंदर हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है। तो यहाँ पे बोला है जीवित रहने के लिए शरीर के अंदर कुछ न कुछ चलता रहता है। जैसे जो हमारे बॉडी के अंदर छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, यानी मशीन जो कार्य करती रहती है 24 घंटे, वो नहीं रुक सकती। जैसे कि खाना पचाना, सांस लेना, ऊर्जा बनाना, शरीर का बढ़ना, वृद्धि विकास करना, ये सब हमारे रेगुलर ऑर्गन्स होते हैं, ठीक। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। शरीर के अंदर जो होने वाले इन सभी कामों को मिलकर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो शरीर के अंदर ये सारे ऑर्गन, सारे मशीन मिलकर काम करते हैं उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चंस पूछ सकता है, ये बना सकते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चंस बन रहा है, ठीक। यही पूछ लेगा कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कैसे बनता है, इसे क्या बोलते हैं। तो हर एक लाइन, हर एक पॉइंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में ऐसे शब्द दिए रहते हैं कुछ समझ में नहीं आता, तो उसको अपने तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अगर मेरे तरीके से समझ में नहीं आता तो, ठीक। अब देखिए पोषक पदार्थ क्या होते हैं, ठीक। जो जीव अपने बाहरी वातावरण से ग्रहण करता है उसे हम जीव का पोषण यानी न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक। जैसे ऊर्जा उत्पादन, वृद्धि एवं मरम्मत। तो यहाँ पे बोल रहे ये सारे काम अपने आप नहीं होते। इस खाना पीना शरीर के वातावरण से लेता है। ये जो हमारे सारे काम अपने आप नहीं होते, ठीक। यह खाना पीना शरीर के बाहर के वातावरण से लेता है। बाहर से खाना लेकर शरीर का काम चलाना ही ये पोषण यानी न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, हर एक पॉइंट मेन पढ़िएगा, क्योंकि मेन पॉइंट लेके आए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब चलिए हम देख लेते हैं मनुष्य का भोजन, ठीक। मनुष्य का भोजन हमने जहाँ जहाँ हाइलाइटर कर रखा है वो समझिए मेन पॉइंट है, बिल्कुल एनसीईआरटी से ही है। हमने एनसीईआरटी से ही पढ़ा है, मिक्स क्वेश्चंस लेके आए हैं। एनसीईआरटी का 6th क्लास का और 8th क्लास दोनों का बेसिक और मेन पॉइंट एग्ज़ाम का हेल्थ से जुड़े दोनों मिक्स क्वेश्चंस एग्ज़ाम के लिए पूछा जाता है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का भोजन, ठीक।
तो यहाँ पे बोल रहे हैं मनुष्य का भोजन प्राय कई प्रकार के पोषण पदार्थों तथा निरर्थक पदार्थों का जटिल मिश्रण होता है। क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य का भोजन प्राय कई प्रकार के पोषण पदार्थों तथा कुछ निरर्थक पदार्थों का जटिल मिश्रण होता है। अब इसको हम अपनी भाषा में समझते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिए, जो हमारा मनुष्य का जो भोजन है वो कई प्रकार के पोषक पदार्थों और निरर्थक पदार्थ से मिलकर बना है। ठीक, या निरर्थक पदार्थ का मतलब है जिसमें कुछ हमें पॉजिटिव ना मिले, मतलब विटामिन कार्बोहाइड्रेट ना मिले, जैसे कि पास्ता, मैगी, इट्स आदि हो गए, आप लोग समझ सकते हैं। तो ये निरर्थक हो गए, जो कि ये कई मिश्रण रूप से मिलकर बना है, जो कि हमारे योग्य नहीं होते। कई प्रकार के पोषक पदार्थों से ये मिलकर बना होता है मनुष्य का भोजन। ठीक, तो आप अपनी भाषा में भी समझ सकते हैं, अगर मेरी भाषा में नहीं समझ में आया तो। ये निम्नलिखित में से 7 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक, पहला हमारा है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन, वसा, जल। तो ठीक है, देखिए कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देने का मुख्य स्रोत है। इसका क्या है, कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर को ऊर्जा देने का मुख्य कार्य है। प्रोटीन्स हमारी वृद्धि बढ़ाता है। ठीक, और वसा अधिक ऊर्जा देने वाला है। ठीक, वसा क्या यानी फैट अधिक ऊर्जा देता है। और जल हमारे शरीर की सभी क्रियाओं को भरपूर मात्रा में रखता है। तो इन सब का अलग अलग कार्य है। तो चलिए हम सब पढ़ेंगे, इन सब से क्वेश्चंस बनेंगे, इन सब से बनेंगे, तो ध्यान में रखिएगा। आप पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, हमने हाईलाइट कर रखा है, तो आप लोग देखिए मेन पॉइंट्स है, बिल्कुल थ्योरी के साथ बता रहे हैं हम। अगले दिन पहले थ्योरी बताएंगे, उसके बाद हम MCQ प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो हमारा वेडनेसडे को वीडियो आएगा MCQ के साथ, यानी प्रैक्टिस सेट के साथ हम आएंगे। इसी चैप्टर का हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। ठीक, तो आज आप लोग पहले थ्योरी पढ़िए, एक दिन का गैप, वेडनेसडे को हम प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स यानी मेन पॉइंट्स हम लेके आए हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की संरचना, क्या, कार्बोहाइड्रेट की संरचना, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व 1:2:1 का अनुपात होता है। ठीक, इनमें हाइड्रोजन जो हमारा और ऑक्सीजन का अनुपात यानी जल H2O जैसा मिश्रण मिलके बना होता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य। क्या देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य। अब कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है, ये इनका मुख्य कार्य क्या है, हमारे बॉडी में क्या क्या इनका मुख्य कार्य, क्या क्या स्रोत है। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य उपयोग होता है वो ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। ठीक, ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। इन्हें शरीर में ईंधन पदार्थ यानी फ्यूल के रूप में उपयोग किया जाता है। किसके रूप में, फ्यूल के रूप में इसको उपयोग किया, यानी ईंधन पदार्थ के रूप में कार्बोहाइड्रेट के जो मुख्य कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा। अब हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट का क्या रूप है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमने जो जो पॉइंट हमको मेन लगा हम उसको हाईलाइट कर रखे हैं। आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, मिस नहीं करिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड MCQ आने वाला है। तो ताकि आप लोगों को जब MCQ करो तो बिल्कुल आप लोगों को हेल्पफुल मिले। भोजन के कार्बोहाइड्रेट्स के रूप। ठीक, भोजन में कार्बोहाइड्रेट के 2 रूप पाए जाते हैं। क्या, हमारे जो भोजन कार्बोहाइड्रेट के 2 रूप पाए जाते हैं, एक शुगर, दूसरा स्टार्च। अघुलनशील मंड यानी अघुलनशील शर्कराएं। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण। क्या, कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण। ठीक, तो ये इसके वर्गीकरण, तो यहाँ पे हमने हाइलाइटर कर रखा है, आप लोग देखिएगा। रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा मोनोसैकराइड्स, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, हमने हाईलाइट कर रखा है। जो जो हमको पॉइंट्स हाईलाइट मेन लगे हैं हम उसको हाईलाइट कर रखे हैं, तो आप लोग मिस नहीं करिएगा, जरूर पढ़िएगा। ये सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, ये जो सरल कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकराइड हमारा ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट्स होता है, मोनोसैकराइड्स। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछता है तो बिल्कुल आप लोगों से बन जाना चाहिए। ये रंगहीन, जल में घुलनशील और मीठे होते हैं। जो हमारा मोनोसैकराइड्स है ये रंगहीन, जल में घुलनशील और मीठे होते हैं, इसलिए इन्हें शर्कराएं, शुगर भी कहते हैं इन्हें, यानी शुगर्स भी कहते हैं। ठीक, मोनोसैकराइड को, तो ध्यान में रखिएगा। अब हम देख लेते हैं मोनोसैकराइड्स के प्रकार, हमने हाइलाइटर कर रखा है, यानी ये मेन पॉइंट्स, तो अब बिल्कुल ध्यान में रखिएगा।
जीवों में मुख्यतः दो प्रकार की शर्कराएं पाई जाती हैं। मोनोसैकराइड्स के प्रकार हैं। जीवों में मुख्यतः दो प्रकार की शर्कराएं पाई जाती हैं। ये हमारा एक्सोस सुगर्स, पेंटोस सुगर्स, एमएक्सोस। ठीक, ये भाषा मुझे समझ में नहीं आती, तो दो प्रकार की होती हैं। तो पहला हमारा ग्लूकोज, फैक्टोज, लैक्टोज, ये मीठे फलों और शहद में अधिक पाई जाती हैं। किसमें? ये मीठे फलों और शहद में। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, लैक्टोज, ये मीठे फलों और शहद में अधिक पाया जाता है। अगर मान लो पूछ ही लिया कि लैक्टोज किस में अधिक पाया जाता है और ऑप्शन दे दिया, ठीक, तो आप लोग एक एक अगर शब्द भी अगर मिस किए ना, उसका मतलब नहीं पता चला ना, तो फिर यहीं पे गलती हो जाती है। इसलिए बहुत बारीकी से हर एक पॉइंट को पढ़ना ज़रूरी है और मेन पॉइंट आप लोग ज़रूर ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ये वीडियो पूरी तरह एग्जाम के लिए ही बनाई गई है ताकि आपको आसान भाषा में समझ में आए। ये कहीं ऐसा नहीं कहीं से उठा के कहीं से डाल दिया, बिल्कुल बुक से है, एकदम एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है पूरा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। जो भी स्पेशली साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, जो भी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही मेन है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ग्लूकोज का महत्व देख लेते हैं। ठीक, ग्लूकोज का महत्व देखो, हमने हाईलाइट कर रखा है। डी ग्लूकोज जो हमारा सबसे अधिक पाई जाने वाली शर्करा है। क्या है? सबसे अधिक पाई जाने वाली शर्करा है। शरीर में ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। शरीर में हमारी ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हमने इसीलिए इजी तरीके से बना दिया कि आप लोगों को ताकि डायरेक्ट समझ में आए। कुछ बुक्स की ऐसी भाषा होती है जो कि समझ में नहीं आती थी, इसलिए ग्लूकोज को सर्वाधिक ईंधन पदार्थ यानी यूनिवर्सल फ्यूल कहा जाता है। क्या? यानी इसलिए ग्लूकोज को सर्वाधिक ईंधन पदार्थ यानी यूनिवर्सल फ्यूल कहा जाता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा रुधिर शर्करा ब्लड शुगर कहते हैं। रक्त में अगर कभी कभी रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो रुधिर शर्करा को ब्लड शुगर कहते हैं। क्या? इसी को हम ब्लड शुगर कहते हैं कि ब्लड शुगर हो गया। ठीक, रक्त में यानी हमारे ब्लड में जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसे हम रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर कहते हैं। अब हम ये देखेंगे पंच कार्बन यानी पेंटोज। ठीक, राइबोसोम डीऑक्सीराइबोज ये क्रमशः आरएनए डीएनए के निर्माण भाग लेती है। क्या करती है? आरएनए डीएनए के निर्माण भाग लेती हैं। ठीक, इसलिए ये आनुवांशिक पदार्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए ये आनुवांशिक पदार्थों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पॉलीसैकेराइड्स मेन पॉइंट्स है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। पॉलीसैकेराइड्स क्या है? ये मेन पॉइंट्स है। जब बहुत सारे मोनोसैकेराइड मुख्यतः यानी ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं, यहाँ पे बोल रहा है इसके क्या रीज़न है पॉलीसैकेराइड के, पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में। उसके प्रकार, उसके वर्गीकरण, उसके मुख्य कार्य, उसके फंक्शन, उसके यानी साइज, आकार, सब कुछ, तो बिल्कुल सब कुछ ध्यान में रखते हुए चलना, हम सब कुछ डिटेल्स में बताए हैं। जब बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स यानी मुख्यतः ग्लूकोज आपस में जुड़े रहते हैं तो लंबी श्रृंखला वाले, क्या बोल रहे हैं, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोहाइड्रेट्स यानी अनुकूलनशील बनती है। ठीक, तो इन्हें पॉलीसैकेराइड कहते हैं। अब पॉलीसैकेराइड्स के उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, उदाहरण भी पूछता है। ठीक, ग्लाइकोजन यकृत लीवर में पाया जाता है। किसमें? यकृत लीवर में पाया जाता है। स्टार्च यानी आलू और अनाज में ये पाया जाता है। सेलुलोज जो पौधे में पाया जाता है। ये पॉलीसैकेराइड्स के उदाहरण है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा आप लोग। सेलुलोज पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला है। ठीक, ये बायोपॉलीमर और पॉलीसैकेराइड है। क्या है? बायोपॉलीमर और पॉलीसैकेराइड है। लिपिड्स यानी फैट्स यानी वसा। ठीक, तो चलिए अब हम मेन वसा में आ गए। हर एक पॉइंट को बताएंगे, हर एक पॉइंट से एग्जाम कैसे बनते हैं, कैसे मेन पॉइंट पकड़ता है, हम वो मेन पॉइंट्स लेके आप लोग जरूर वॉच करिएगा। चलिए हम लिपिड्स देख लेते हैं। थोड़ा इसमें टाइम लगेगा क्योंकि एकदम पूरा डिटेल के साथ बताएं तो थोड़ी लंबी हो सकती है वीडियो, लेकिन बहुत यूज़फुल है। लिपिड्स,
आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। हमारे भोजन के तैलीय चर्बी युक्त यानी घटक जो लिपिड है वो कहलाते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। हमने इसीलिए इतना इजी तरीके से बता दिया है, मतलब लिखा है कि ताकि आप लोगों को डायरेक्ट समझ में आ जाए। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि समझाने से भी जब तक अपने से समझो तो दूसरे वाले के समझाने से भी समझ में नहीं आता। तो इतने इजी तरीके से उसी शब्द को हमने इतने इजी तरीके से बनाया है ताकि आप लोग को डायरेक्ट समझ में आए वो चीज़ें। तो हमारे भोजन के तैलीय व चर्बी युक्त घटक यानी लिपिड कहलाते हैं, फैट्स, वसा। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। अब हमारा जो लिपिड ऑक्सीजन कम होती है, ये जो हमारा लिपिड ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए ये जल में नहीं घुलते हैं, जलनांतक होते हैं यानी हाइड्रोपोनिक होते हैं। अब ये लिपिड घुलन, ठीक, हमने जहाँ जहाँ हाईलाइट कर रखा है ज़रूर पढ़िएगा। लिपिड पानी में नहीं घुलते हैं, वसा। क्लोरोफार, बेंजीन, ईथर, पेट्रोलियम जैसे कार्बोनिक विलायकों में ये घुल जाते हैं। लिपिड के अब प्रकार देख लेते हैं। वैसे भी इसमें इतना इजी है कि ज़्यादा आप लोगों को डीप में समझाने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद समझ में आ जाएगा। हमने खुद इतना इजी करके बनाया है। जीवों में वसा के पदार्थ को लिपिड कहते हैं, ठीक, जीवों में वसा पदार्थों को लिपिड कहते हैं। ध्यान रखिए, कभी कभी एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है। रासायनिक संरचना के आधार पर लिपिड 3 प्रकार के होते हैं। क्या बोल रहा है कि रासायनिक संरचना के आधार पर लिपिड 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, हमने वो हाइलाइटर कर रखा है। सरल लिपिड, जो कि ये सरल, उदासीन या शुद्ध वसाएं होती हैं, जिनमें से वसा और तेल शामिल होते हैं, ठीक। वसा के अणु आकार में बड़े होते हैं। वसा के अणु आकार में बड़े होते हैं। प्रत्येक वसा अणु यानी ग्लिसरीन प्लस 3 वसीय अम्ल ईस्टर बंध से जुड़े होते हैं। किससे? एक ये बंध से जुड़े होते हैं, इसलिए इसे वसाओं को ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा आप लोग। एक वसा में समान या अलग अलग वसीय अम्ल हो सकते हैं। इसके एक वसा में समान या अलग अलग वसीय अम्ल हो सकते हैं। इसी कारण वसाएं कई प्रकार की हैं, इसलिए इस वसाएं कई प्रकार की हो सकती हैं। ध्यान में आप लोग रखिएगा। जैसे घी, तेल, चर्बी इसके सामान्य उदाहरण हैं। क्या है? घी, तेल, चर्बी इसके सामान्य उदाहरण हैं। अधिकांश पादप जंतुओं में गलनांक कम होता है। क्या बोल रहे हैं? अधिकांश पादप वसाओं में गलनांक कम होता है। तो आइए हम देख लेते हैं। इसलिए 25 डिग्री सेल्सियस पर ये तरल तेल रहती है, ठीक। नारियल तेल में संतृप्त वसा अधिक होती है। क्या बोल रहा है कि नारियल तेल में 25 डिग्री सेल्सियस पर तरल तेल रहती है। नारियल तेल यानी संतृप्त वसा अधिक होती है, इसलिए यह कम ताप पर जम जाता है। क्या होता है? ये कम ताप पर यानी सामान्य ताप पर भी ये जम जाता है। जैसे दूध का घी और पशुओं की चर्बी जंतु वसा है, तो इसमें ये तो ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। ये सामान्य ताप पर अर्धठोस व चिकनी होती है। हमने हाइलाइटर कर रखा, आप लोग देख लीजिएगा। प्रोटीन्स का मेन पॉइंट्स जो कि परीक्षा में बहुत उपयोगी है। तो चलिए अब प्रोटीन्स देखते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है अभी? कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है, अब प्रोटीन्स पढ़ते हैं, ठीक। तो जो अब यहाँ पे देखिएगा, प्रोटीन्स के मेन पॉइंट है, जीव कोशिकाओं में उपस्थित विलायक अणु जो हैं वो प्रोटीन्स को सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। जो हमारी जीव कोशिकाएं हैं जो उपस्थित होती हैं हमारे अणुओं में, वे प्रोटीन्स सर्वाधिक संख्याओं में पाए जाते हैं। कितनी? बहुत संख्याओं में ये पाए जाते हैं प्रोटीन्स, ठीक। प्रोटीन्स में संरचनात्मक एवं कार्यात्मक सबसे अधिक होती है। क्या होती है? प्रोटीन्स में हमारे संरचनात्मक एवं कार्यात्मक सबसे अधिक होती है। भार की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो 14% भाग प्रोटीन्स का होता है। कोशिका में हमारे लगभग कितना होता है? भार की दृष्टि से अगर सजीव कोशिका का लगभग 14% भाग प्रोटीन्स का होता है। कितना? 14% भाग प्रोटीन्स का होता है। इसमें लगभग 50% भाग प्रोटीन्स का होता है मृत एवं सूखी कोशिका में। क्या? 50% भाग मृत कोशिका यानी सूखी कोशिका प्रोटीन्स का होता है। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये सब
मेन पॉइंट है जो कि कई बार एग्जाम से में पूछ लेता है और कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिए। प्रत्येक कोशिका में हजारों प्रकार के प्रोटीन्स, हजार अणु पाए जाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक कोशिका में हजारों प्रकार के प्रोटीन्स के हजारों अणु पाए जाते हैं। हर कोशिका में, छोटी बड़ी कोशिकाओं, ठीक, हमारा शरीर कोशिकाओं से ही तो बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, तो हमने हाईलाइटर कर रखा है कि मानव शरीर में लगभग 50,000 से 1,00,000 प्रकार के प्रोटीन अणु पाए जाते हैं। हमारे मानव शरीर में, बॉडी में लगभग 50,000 से 1,00,000 प्रकार के प्रोटीन्स अणु पाए जाते हैं। प्रत्येक प्रकार की प्रोटीन अपनी विशिष्ट संरचनात्मक एवं कार्यात्मक विशेषता होती है, ठीक। ये बिल्कुल एनसीईआरटी से आधारित है, जो कि मिक्स है थ्योरी, जो कि कक्षा 6 और 8 से दोनों से ये बनाया गया है हर एक पॉइंट्स को। जो कि अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहाँ बुक पाएँ, कैसे अलग अलग बुक खरीदें, तो उन लोगों के लिए है कि ये परेशान होने की जरूरत नहीं। हमने दोनों सब्जेक्ट को मिक्स करके मेन पॉइंट्स बनाया है, ताकि आप लोग पहले थ्योरी समझो, उसके बाद प्रैक्टिस सेट करो, ताकि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आए। प्रोटीन्स के संश्लेषण आनुवंशिक रूपरेखा होती है, और ये आनुवंशिक रूप से डीएनए अणु में स्थित होती है। जो हमारी प्रोटीन्स होती है, आनुवंशिक रूपरेखा यानी डीएनए अणु में उपस्थित होती है, स्थित होती है। डीएनए के जो छोटे छोटे खंडों को जीन कहा जाता है, यानी डीएनए के जो छोटे छोटे खंडों को जीन कहा जाता है। प्रत्येक जीन एक विशेष प्रकार की प्रोटीन की रूपरेखा होती है। प्रत्येक जीन हमारी जो होती है, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन की रूपरेखा यानी एक परत होती है। इसी कारण कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती है। यानी क्या बोल रहे हैं कि कोशिकाओं को, ये जो शब्द, ये जो बुक की कुछ भाषा ऐसी थी कि जो बिल्कुल समझ में नहीं आती, तो ये हमने अपनी भाषा में अपने तरीके से लिख के आप लोगों तक समझाया ताकि आप लोगों को डायरेक्टली समझ में आए। विटामिन यानी महत्वपूर्ण बिंदु, परिभाषा यानी डिफिनेशन इसकी देख लेते हैं विटामिन की, ठीक। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। विटामिन्स वे कार्बनिक पदार्थ हैं, हमारे विटामिन्स हमारे बॉडीज़ के लिए वो कार्बनिक पदार्थ हैं जो सूक्ष्म मात्रा यानी शरीर के सामान्य उपचार यानी मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होते हैं। किस लिए? मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन में ऊर्जा प्रदान नहीं करते, बल्कि ऊर्जा देने वाले पदार्थ, यानी विटामिन जो है ऊर्जा प्रदान नहीं करता, लेकिन ऊर्जा देने वाले पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन के सही उपयोग को नियंत्रित करता है। यानी सही उसका मुख्य स्रोत तक वो सही कायदे से वो मतलब मुख्य स्रोत तक पहुंचाता है। यानी विटामिन की ये काम होते हैं। अब इसकी है मुख्य विशेषताएं, ठीक। विटामिन के वृद्धि कारक यानी ग्रोथ फैक्टर्स, विटामिन की कमी से होने वाले रोग को अपूर्णता रोग यानी डिफिशियंसी डिसीज कहते हैं। अधिकांश विटामिन मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं, हमारे यूरिन के साथ, जिसे हम प्रतिदिन भोजन से लेना हमें आवश्यक होता है। विटामिन की इतना महत्वपूर्ण होता है। अब ये हम देख लेते हैं थोड़ा खोज से संबंधित, इनके डिस्कवरी कौन थे, कौन डिस्कवरी किया था, तो चलिए हम देख लेते हैं। एनोल्यूनिन ने 1881 में विटामिन की खोज की थी। उन्होंने बताया था कि भोजन यानी पदार्थ जो है विटामिन आवश्यक है, ठीक। उन्होंने विटामिन की खोज की थी, बताया था कि भोजन यानी पदार्थ विटामिन आवश्यक है। 1897 में इसके मैन ने लूनिन की खोज का समर्थन किया था। किसकी? लूनिन की खोज का समर्थन किया था, जो कि हमने हाईलाइटर कर रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। उन्होंने ये बताया था कि पालिश चावल खाने से बेरी बेरी रोग होता है। उन्होंने ये बताया था कि पालिश चावल खाने से बेरी बेरी रोग होता है। अब देखिए 1912 में विटामिन सिद्धांत यानी दिया था। 1912 में हमारे फंक जी ने विटामिन का सिद्धांत यानी थ्योरी, विटामिन थ्योरी दिया था, जिन्होंने बताया कि प्रत्येक अपूर्णता रोग किसी न किसी विटामिन कमी से होता है। उन्होंने यह सिद्ध किया था कि प्रत्येक यानी रोग किसी न किसी विटामिन की कमी से होता है।
हमारी ये कौन बताया था 1912 में? फंक जी ने। याद रखिएगा, पहली बार विटामिन शब्द का प्रयोग किया था 1912 में हमारे फंक जी ने। इसके स्रोत देख लेते हैं। अधिकांश विटामिन पादप बनाते हैं। जंतु विटामिन भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। पादपों में लगभग विटामिन चाहिए, पादों में लगभग सभी विटामिन चाहिए जंतुओं को। कार्य, इसके फंक्शन, एंजाइम जो है इनका क्या कार्य होता है, ठीक। ये एंजाइम के निर्माण में भाग लेते हैं, जो कि उपचारिक क्रियाओं में प्रत्येक कैटलिस्ट के रूप में कार्य करते हैं। किसमें? कैटलिस्ट के रूप में ये कार्य करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं की गति से नियंत्रित करते हैं। किससे? रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को नियंत्रित करते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं यहाँ से। विटामिन में ऊर्जा क्यों नहीं देते हैं? विटामिन की वृद्धि का कारक क्यों होते हैं? विटामिन बेरी रोग किस कारण से होता है? जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। विटामिन सिद्धांत किसने दिया था? विटामिन की खोज किसने किया? एंजाइम का क्या अर्थ होता है? जल में घुलनशील विटामिन्स यानी वाटर स्लोप विटामिन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हमने मेन पॉइंट लेकर है आप लोगों के सामने, तो ज़रूर देखिएगा, वॉच करिएगा। बी कॉम्प्लेक्स का पहले हम इंट्रो ले लेते हैं कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है जल में घुलनशील होते हैं। क्या? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कभी कभी पूछता है, तो जल में ये घुलनशील होते हैं। ये नाइट्रोजन युक्त विटामिन होते हैं। कैसे होते हैं? नाइट्रोजन युक्त विटामिन होते हैं। कैसे होते हैं? विटामिन नाइट्रोजन युक्त। सबसे पहले खोजा गया था विटामिन बी। सबसे पहले क्या खोजा गया था? विटामिन बी। बाद में लगभग 13 विटामिनों की खोज हुई। कितनी? बाद में लगभग 13 विटामिनों की खोज हुई। इन सभी को सामूहिक रूप से बी कॉम्प्लेक्स कहा गया है, ठीक। तो ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले विटामिन की खोज हुई, बाद में लगभग 13 विटामिनों की खोज हुई। सबसे पहले विटामिन बी की खोज हुई, बाद में 13 विटामिनों की खोज हुई। फिर इन सभी सामूहिक रूप को बी कॉम्प्लेक्स कहा गया। क्या? बी कॉम्प्लेक्स कहा गया। तो ध्यान में रखिएगा, बी कॉम्प्लेक्स की सामान्य विशेषताएं यानी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लगभग सभी एंजाइम के निर्माण में सहायक होती हैं। ये सभी लगभग एंजाइम के निर्माण में सहायक होते हैं। लिपोइक अम्ल को छोड़कर सभी जल में विलय होते हैं। क्या होते हैं? सभी जल में विलय होते हैं। अधिकांश विटामिन खमीर और युक्त में पाए जाते हैं। किसमें? अधिकांश विटामिन जो है कहाँ पाए जाते हैं? खमीर, यकृत, यीस्ट यानी लीवर में ये पाए जाते हैं। और यह संश्लेषण आंत्र में सूक्ष्म जीवों द्वारा हो जाता है। एंजाइम के रूप में ये कार्य करते हैं। क्या? एंजाइम के रूप में ये कार्य करते हैं। अब विटामिन बी थायमीन को थोड़ा देख लेते हैं, क्या किसने खोज किया था, ठीक। 1912 में फंक ने चावल के छीलन से प्राप्त किया था। 1912 में हमारे फंक जी ने चावल के छीलन से प्राप्त किया था, जो कि विलियम्स ने आणविक संरचनात्मक ज्ञात की थी। 1930 में विलियम्स ने आणविक संरचना ज्ञात की थी। जेन्सन ने इसके शुद्ध क्रिस्टल बनाए थे। क्या? जेन्सन ने इसके शुद्ध क्रिस्टल बनाए थे और इसके अन्य नाम से ये जाने जाते हैं। इसमें आप लोग समझे ना कि 1912 में फंक जी ने चावल के छीलन प्राप्त किया था। क्या? चावल के छीलन प्राप्त किया था। और इनके अन्य नाम है एंटी न्यूरेटिक न्यूरीन यानी खनिज तत्व। एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स है, ये जरूर देखिएगा। अब हम खनिज की बात करते हैं, जो कि हमारे टॉपिक में इसके अंदर पोषण स्वास्थ्य के अंदर इतने सारे हमारे टॉपिक हैं जो कि मेन है। आप लोगों को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग मिस कर दिए तो तभी एग्ज़ाम में थोड़ा दिक्कतें होती है। तो खनिज तत्व में अकार्बनिक तत्व हैं। खनिज तत्व हमारा अकार्बनिक तत्व है जिनके अल्प मात्रा में शरीर को आवश्यकता होती है। क्या? ये तत्व भोजन के माध्यम से प्राप्त होते हैं। क्या? ये तत्व भोजन के माध्यम से प्राप्त होता है। शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करते। क्या? शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करते, परंतु शारीरिक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। इसके लिए शारीरिक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। अब हम देख लेते हैं खनिज तत्वों का वर्गीकरण। क्या? खनिज तत्वों का वर्गीकरण देख लेते हैं।
इसके प्रमुख कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। ठीक, अब इसके हम खनिज तत्वों के मुख्य कार्य देख लेते हैं। हाइलाइटर कर रखा है। मनुष्य के प्रतिदिन लगभग 20 से 30 ग्राम होना चाहिए खनिज लवण यानी कैल्शियम। इसका मेन पॉइंट, शरीर में लगभग 2% बाहर कैल्शियम होना चाहिए। प्रतिदिन की आवश्यकता अनुसार 0.5 से 0.9 ग्राम तक होना चाहिए। तो ये सब बिल्कुल, ये सब मेन है, आपको पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन बेसिक से ही उठाता है, बेसिक से ही पूछता है। और हम लोग क्या करते हैं कि बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं पढ़ने के लिए और मेन मेन पॉइंट पढ़ते हैं, और वही चीज़ एग्जामिनर क्या होता है, बेसिक चीज़ें उठा के पूछते हैं। तो सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ों को पढ़ना। कक्षा 6 का बेसिक चीज़ें और कक्षा 8 का हेल्थ से जुड़े पॉइंट मिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हम दोनों मिक्स करके पॉइंट्स बनाए हैं जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। अब इनके कार्य देख लेते हैं। दूध व दुग्ध उत्पाद, हरी पत्ते, सब्जियां। अब हम देख लेते हैं संतुलित आहार। क्या देख लेते हैं? संतुलित आहार परिभाषा। ठीक, ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन उचित मात्रा में होता है, उसे हम संतुलित आहार करते हैं। जिसमें यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण यानी विटामिन की उचित मात्रा में सभी पाए जाते हैं विटामिन, तो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। अब इसके महत्व देख लेते हैं। अब इसके हम महत्व देख लेते हैं। शरीर में ऊर्जा वृद्धि, मरम्मत एवं रोग प्रतिरोध के लिए आवश्यक है। संतुलित आहार में किडनी स्टोन की संभावना कम होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप लोग जरूर पढ़िएगा। अब हम मेन पॉइंट पढ़ेंगे कुपोषण। क्या पढ़ेंगे? कुपोषण, जो कि हमारे टॉपिक में है। तो चलिए, लास्ट ही चल रहा है तो ध्यान दीजिएगा। डिफिनेशन देख लेते हैं जो मेन पॉइंट्स है। शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता कुपोषण कहते हैं। ठीक, अल्पपोषण, अल्पपोषण के कैलोरी न्यूनता रोग हो जाता है, जो कि शरीर कमजोर व निरोधक क्षमता कम हो जाती है। अब हम देख लेते हैं कुपोषण का अध्ययन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये संदर्भ में किया जाता है। ठीक, विटामिन व खनिज कुपोषण इनमें शामिल नहीं है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट से संबंधित कुपोषण, कमी के प्रभाव, शरीर में कमजोर, शरीर प्रोटीन के कारण कुपोषण। ठीक, मेन पॉइंट्स है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशरकोर, मेरेस्मस नमक रोग होते हैं। केवल प्रोटीन की कमी। लक्षण, अब हम देख लेते हैं लास्ट का भोजन व स्वास्थ्य। ठीक, जो कि अब हमारा ये लास्ट पॉइंट चल रहा है। फूड टॉक्सिन, फूड कॉम्प्लेक्स। तो चलिए, लास्ट पॉइंट है जो कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग जरूर पढ़िएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगेगी, थोड़ी यूजफुल लगी होगी वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर करिएगा और आगे भी शेयर करिएगा। तो ये इसमें फुसेरम जो टॉक्सिन है स्रोत यानी जर की फसल, ज्वार की फसल, ये मुख्य T2 एंड टॉक्सिन होती है। इसमें बवल सिंड्रोम्स होते हैं।
ये हमारे खाद्य विषाक्तता जोनी फूड टॉक्सिन जो हमारे औपचारिक भोज्य पदार्थ है, इसमें मस्तिष्क में ट्यूमर, हृदय विकार के रोग के शिकारी होते हैं। एपिडेमिक ट्रॉप्सी, इसमें जैसे इसका स्रोत हो गया सरसों के तेल, आर्जीमोन बीज का मिश्रण। मुख्य विषय संगुनरीन लक्षण, अचानक दोनों पैर में सूजन, दस्त, सांस फूलना आदि ये इनके लक्षण है। अब हम देख लेते हैं न्यूरोलैथेरिज्म। ये न्यूरोलैथेरिज्म क्या है, यानी ऐसे ही क्वेश्चंस बना भी देता है कि न्यूरोलैथिज्म क्या है। अब ऑप्शन में आपको दे देगा कि सारी दाल या बेसन में मिश्रण या फिर कुछ और ऑप्शन करेगा, तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसीलिए हम बोलते हैं या कोई भी पहले आपको थ्योरी और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, किसका मतलब क्या होता है, ताकि जब भी हम MCQ, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट लगाएं, मॉडरेट लेवल पेपर लगाएं, PYQ जो भी, तो हमको मतलब पहले से आता रहे, इसका मतलब पता रहे। अब चीज़ों का मतलब पता रहेगा, कॉन्सेप्ट फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसानी हो जाएगी आप लोगों को। अब डायरेक्ट अगर आप MCQ करने लगेंगे, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, तो फिर नहीं बनेगा ना, वो चीज़ों का पता नहीं चलेगा इसका मतलब क्या होता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अब यहाँ पे प्रभाव तंत्रिका तंत्र पर असर, कमजोरी, एक लकड़ी का सहारा, दो लकड़ियों का सहारा, घिसट घिसट कर चलना, ये हमारे न्यूरोलैथेरिज्म के लक्षण हैं। तो एंडेमिक एसाइटिस है, ठीक। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इसके स्रोत हैं चना, पैनिकम, मैसल्स, झुनझुनियों के बीज। मुख्य विष इसका है पायरोलाइजिडीन, यानी इसका मुख्य स्रोत है चना है, झुनझुनियों के बीज, और इसका मुख्य विष क्या है, लाइजिडीन, ठीक, पायरोलाइजिडीन, यानी प्रभाव यकृत में भारी क्षति। यहाँ ये प्रभाव करता है ज़्यादा, हावी बोलते हैं हमारी यकृत लीवर में बोलता है। और इसके मुख्य स्रोत क्या है हमारे, खेसारी दाल या बेसन के मिश्रण। आई होप कि आप लोगों को समझ में अब अफ्लाटॉक्सिन, क्या, अफ्लाटॉक्सिन। अब देख लेते हैं अफ्लाटॉक्सिन। गीले भंडारण में फफूंदी, स्रोत इसके हैं, क्या क्या जरूरी है, मूंगफली, मक्का, ज्वार, गेहूं, चावल, इसके मुख्य स्रोत हैं। अब ये क्षति कहाँ, इनका प्रभाव कहाँ पड़ता है अगर ये सेवन ना करने से, तो प्रभाव भी आप लोग देख लीजिए। यकृत को गंभीर क्षति, यकृत यानी को गंभीर क्षति यानी कैंसर के भी बीमारी पेशेंट हो सकते हैं। अब इसके स्रोत हैं बाटुलिज्म के, जीवाणु दूषित खाद्य, प्रभाव क्या है, खाद्य विषाक्तता, भोजन विषैले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।